सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई जल्दी से आप लोग आ जाओ, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 7 बजे। ठीक है? ये टाइम आपको क्या कर लेना है मेरे भाई, नोट कर लेना है और आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी क्लास डेली होती है सुबह 7 बजे। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं भैया, जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं और बहुत ही बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आने हैं। ठीक है भाई? क्योंकि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई? चलो जी, तो आज की इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद समझना है। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं भैया ग्रुप डी की, ठीक है? तो ग्रुप डी के लिए हमारा बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है। कौन सा? श्योर सिलेक्शन बैच। कौन सा? श्योर सिलेक्शन बैच चलाया गया है। जो श्योर सिलेक्शन बैच है, इसकी फीस कितनी है? मात्र 350 रुपए। कितनी है? मात्र 350 रुपए इसकी फीस हो जाएगी। और 350 रुपए की फीस के साथ आप लोग क्या हो सकते हैं, इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है भाई? बहुत बढ़िया कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। और इसके अलावा जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसकी भैया, आरआरबी एनटीपीसी की, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है। कौन सा? तेजस बैच। इस बैच से जुड़कर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है? इसकी फीस है मात्र 499। कितने रुपए की भाई? कितने रुपए इसकी फीस है? मात्र 499 रुपए। इतने में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है भाई? एसएससी के लिए हमारा भैया नया बैच है, बिल्कुल 10 मार्च को स्टार्ट हुआ है। 10 मार्च अभी स्टार्ट हुआ है, 10 मार्च को। ठीक है भाई? 10 मार्च को स्टार्ट हुआ है संकल्प 3.0 बैच। बहुत ही बढ़िया धांसू बैच है। आप लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। ठीक है? तो आज की इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कीजिए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग फटाफट से। सभी बच्चे बताएंगे कि कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी। तो देखो, जो कलकत्ता है मेरे भाई, ये किसकी राजधानी है? ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पश्चिम बंगाल भारत का क्या है, एक राज्य है। पश्चिम बंगाल भारत का क्या है, एक राज्य है। ठीक है? अब आंसर आपको कैसे करना है, समझो पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपका ए आ रहा है, तो वन का आंसर आप लोग वन ए करेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो वन का आंसर आप लोग वन बी करेंगे। और यदि आपका आंसर सी आता है तो वन का आंसर आप लोग वन सी करेंगे। और यदि आपका आंसर डी आता है तो वन का आंसर आप लोग वन डी करेंगे। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है मेरे भाई, आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। क्लियर है भाई? ये बात आपको समझ में आ गई? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है भाई? तो कब हुई थी? 1862 में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। यानी जिन बच्चों ने आंसर दिया है ए, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है? जिन बच्चों ने आंसर दिया है ए, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है? समझना मेरी बात को। जो पश्चिम बंगाल है, इसकी राजधानी कलकत्ता। कलकत्ता में सबसे पहला, यानी भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट भी खोला गया था। पहला सुप्रीम कोर्ट भी खोला गया था। ये बात आप लोगों को पता है? सुप्रीम कोर्ट भी खोला गया था। सुप्रीम कोर्ट भी खोला गया था। ठीक है? और ये कब खोला गया था? इसकी स्थापना की गई थी भैया 1774 में की गई थी, है ना? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां खोला गया था? ये भी आपका कलकत्ता में खोला गया था, जिसकी स्थापना की गई थी भैया 1774 में। ठीक है? और भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट भी आपका कलकत्ता में बनाया गया था 1862 में। ये भारत का क्या हो जाएगा, सबसे पुराना हाईकोर्ट हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट, पुराना
हाई कोर्ट। कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको क्या करने हैं, ये पॉइंट नोट करते चलना है। ठीक है, तो 1862 में और क्या क्या हुआ था? 1862 में ही मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और 1862 में ही बंबई हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी? बंबई हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ये भी आपको क्या कर रहे हैं मेरे भाई, पॉइंट याद रखने हैं। हम लोग बात करें 1866 की, तो 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और 1848 में मेरे भाई कटक हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। कटक, और ये कटक हाईकोर्ट किसका है? कटक हाईकोर्ट है उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का है। ठीक है, और 1848 में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट किसका है? असम राज्य का है। ठीक है, तो 1966 में दो हाईकोर्ट बने थे। एक तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट बना था मेरे भाई। ठीक है, और एक कौन सा बना था? एक दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। किसकी? दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना भी 1966 में हुई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? ए ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा ए। चलो जी, जिनका आंसर ए आ रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बच्चे किसी भी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? कितने आयु से कम वाले बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो यदि जो आर्टिकल है आपने पढ़े हैं, हमारे क्या पढ़े हैं? फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं अपने। ठीक है, तो उसमें लिखा है, आर्टिकल जो 24 है उसमें लिखा है कि यदि कोई बच्चा है 14 साल का और 14 साल से छोटा है, यदि कोई बच्चा 14 साल से छोटा है तो आप उससे जोखिम भरा काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? दंडनीय अपराध है। ठीक है भाई, वहीं पर आर्टिकल 23 है, वहीं पर आर्टिकल क्या है? 23 है, जिसमें लिखा गया है कि आप किसी भी मनुष्य के साथ क्या नहीं करेंगे? दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है भाई, यानी किसी भी मनुष्य का आप शोषण नहीं करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है किसमें? आर्टिकल 23 में दिया गया है। तो ये हमारे क्या है भैया? फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। ये आपको क्या करना है? नोट करना है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो अभी वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं मेरे भाई? वर्तमान में हमारे ये 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है भाई, जिसमें से पहला हो जाएगा समता का या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच है। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच है। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। और चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। ठीक है भाई, और पांचवा हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के बीच है। और छठवां हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। और इसी को संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। ठीक है भाई, इसी में 5 प्रकार की रिटों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अनुसार रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के अनुसार क्या करता है? रिट जारी करता है। यदि इनको आप लोग एक ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, यदि इनको आप लोग एक ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है? समस्त शोध, है ना, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार में होते हैं, उपचार में होते हैं। ये क्या हो जाएगी? एक ट्रिक हो जाएगी, जिससे आपको पूरे के पूरे 6 मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, ट्रिक है समस्त शोध, तो सम से क्या हो जाएगा? सम से हो जाएगा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो पहला अधिकार है। ठीक है भाई, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच है, समानता का अधिकार। इस तरह से क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच है। ठीक है, शोध से क्या हो जाएगा? शो से क्या हो जाएगा? शोषण के खिलाफ अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23
और आर्टिकल 24 में है, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया गया है, ठीक है। और धा से क्या हो जाएगा, धा से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा मेरे भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर आपका 25 से लेकर 28 के बीच है, 25 से लेकर 28 के बीच है, ठीक है। संस्कृति से हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है भाई, संस्कृति एंड शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है, ठीक है भाई। आर्टिकल 31 समाप्त कर दिया गया है। उपचार से हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, और ये आर्टिकल 32 में है। तो इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरे अपने क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार याद कर सकते हैं। ये पहला मौलिक अधिकार हो जाएगा, ये दूसरा मौलिक अधिकार याद हो जाएगा, ये तीसरा मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है, ये चौथा मौलिक अधिकार हो जाएगा, ये पांचवा मौलिक अधिकार हो जाएगा, और ये छठवां मौलिक अधिकार हो जाएगा। तो 6 के 6 मौलिक अधिकार हमने आपको एक मात्र ट्रिक से याद करा दिए, ठीक है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार में होते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग बात को। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट संबंधित गवर्नर जनरल कौन था। यानी हिंदू पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और फटाफट से आप लोग क्या करो भैया, इसका आंसर कर दो, ठीक है। तो देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 1856 में क्या आया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इसका आंसर करो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या लिम्पोपो नदी है, या महित नदी है, या आमूर नदी है, या फिर कांगो नदी है। तो आप कहोगे भैया कांगो नदी है। जो कांगो नदी है मेरे भाई, ये भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्योंकि 2011 के अकॉर्डिंग जो लक्षद्वीप था, इसकी साक्षरता थी लगभग 92%। कितनी थी, लगभग 92% थी लक्षद्वीप की साक्षरता, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ए। यदि जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए, जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए, तो आप लोग क्या लगा देंगे, जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी थी, दिल्ली की थी, दिल्ली। और दिल्ली में भैया विधानसभा की सीटें भी हैं, विधानसभा भी है। तो दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 70 सीटें हैं मेरे भाई विधानसभा की। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की भैया मेरे भाई 7 सीटें हैं, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसमें कहा गया है राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जो राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, वह विधान परिषद में कितने सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या विधानसभा का 1/12% या 1/3% या 1/6% या 1/5%। तो 1/5% तो होता ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, यानी 1/6% करता है। अब राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, उनमें किस प्रकार से चुनाव होता है, उनके जो सदस्य होते हैं किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो 1/3 सदस्य कौन चुनता है, ये नगर पालिकाओं व नगर निगम से चुनकर आते हैं, नगर पालिकाओं व नगर निगम से चुनकर आते हैं, ठीक है। विधानसभा के कुल परिषद का 1/3 सदस्य ये विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, जो विधायक होते हैं वही चुनते हैं, ठीक है। 1/6 सदस्य ये कौन चुनता है, राज्यपाल चुनता है। कौन, राज्यपाल चुनेगा। और 1/12 सदस्य ये कौन चुनेगा, ये स्नातक विद्यार्थी जो पंजीकृत हैं, जो BA BSc वगैरह ये सब है ना, वो हैं पंजीकृत हैं, वो क्या करते हैं 1/12 सदस्य चुनते हैं। 1/12 क्लियर है भाई।
और 1/12 सदस्य कहां से चुनकर आते हैं? तो विश्वविद्यालयों के जो अध्यापक वगैरह होते हैं वो चुनकर आते हैं। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से क्या होते हैं भैया, इस प्रकार से विधान परिषद के चुनाव होते हैं, राज्यों में विधान परिषद के चुनाव होते हैं और इस प्रकार से उनके सदस्यों को चुना जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर कीजिए। किस देश का नाम फार्मोसा था? बताओ भाई, किस देश का क्या नाम था? फार्मोसा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और सभी बच्चे फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई। फार्मोसा किस देश का पुराना नाम था? तो आप कहोगे भैया दक्षिण कोरिया का, या थाईलैंड का, या म्यांमार का, या फिर किसका? ताइवान का। तो आप कहोगे भैया ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। ठीक है। जो म्यांमार है इसका पुराना नाम क्या था? वर्मा था। वर्मा। क्या नाम था मेरे भाई? वर्मा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसका आंसर कीजिए। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार महिलाओं ने की है? शाबाश। इसका मतलब यह है कि 1947 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला कितनी बार सदस्य बनी है, यह आपको बताना है। तो हम आपको बताएंगे। देखो, एक बार सबसे पहले 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है भाई। और इसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? एनी बेसेंट बनाई गई थी। एनी बेसेंट बनाई गई थी। एनी बेसेंट। तो ये तो क्या हो जाएंगी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। फिर एक अधिवेशन हुआ था 1925 में, जो कहां हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहां पे? कानपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनाई गई थी वो सरोजनी नायडू बनाई गई थी। कौन? सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनाई गई थी। ये आपको नोट करना है। फिर एक अधिवेशन हुआ था 1933 में, और इसमें अध्यक्ष बनाई गई थी कौन? नेल्ली सेन गुप्ता। कौन? नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली सेन गुप्ता को क्या बनाया गया था भैया? अध्यक्ष बनाया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि 3 बार 3 महिलाएं क्या बन चुकी हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बन चुकी हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार और तीनों महिलाएं अलग अलग क्या बन चुकी हैं? सदस्य बन चुकी हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? तो वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। ठीक है। आंसर आपका बी आ जाएगा। ये देखो, करो इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो अधिकतम किस प्रकाश में होती है? फटाफट से आप लोग बताइए। क्या बैगनी रंग में होती है, या नीले रंग में होती है, या लाल रंग में होती है, या फिर पीले रंग में होती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो आप कहोगे भैया लाल रंग का होता है अधिक। ठीक है भाई। तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है? तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है? तो आप कहोगे बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा किस किरण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन किसका अधिक होता है? अधिक। तो आप कहोगे भैया प्रकीर्णन अधिक होता है बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। कम किसका होता है? कम। तो आप कहोगे भैया लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। हमसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो लाल में अधिक होती है। किसमें? लाल में। आंसर क्या आ जाएगा आपका? रेड आ जाएगा। रेड। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पेड़ पौधों की किस में होती है? पत्तियों में होती है। किस में होती है? पत्तियों में होती है। किस किस की उपस्थिति? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? H2O होना चाहिए, जल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? CO2 होना चाहिए। CO2 होना चाहिए। ये कंपलसरी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। ठीक है भाई। और पेड़ पौधे तो होने ही चाहिए। क्लियर है? चलो भाई, आंसर सी आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन करेंगे। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका रीजन क्या है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जब भी बारिश होती है तो उसकी जो बूंदें होती हैं वो कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव एक ऐसी घटना होती है जिसमें जो
जल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की कोशिश करते हैं। पृष्ठ तनाव एक ऐसी घटना होती है जिस घटना में जल के अणु अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसी को पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। दिस इज क्लियर, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसका, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो मेरे भाई धारा मापने के लिए, क्या, धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई ए ऑप्शन आ जाएगा। विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है, किसका, अमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ए। नेक्स्ट इसका आंसर कीजिए। संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है, संवेग में बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है, तो मेरे भाई बल के समानुपाती होती है। किसके, बल के समानुपाती होती है, ठीक है, किसके मेरे भाई, बल के समानुपाती होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 14, इसका आंसर कीजिए। मानव ग्रंथि जो शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है, मानव ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, एवरेज। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तापमान मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, औसतन तापमान कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉरेनहाइट में मापा जाए तो कितना, 98.4 फॉरेनहाइट, है ना, 98.4 फॉरेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, यदि फॉरेनहाइट में मापा जाए। अब बात करते हैं मनुष्य के ताप को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरे भाई हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो मनुष्य के टेम्परेचर को क्या करती रहती है, कंट्रोल करती रहती है। दिस इज क्लियर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। आंसर आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का हमने आपको पूरी एक ट्रिक बताई थी कि रथ पर एक ट्रॉफी, पूरी ट्रिक बताई थी हमने आपको। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, थायमीन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। भारत में रॉलेट एक्ट कब आया या कब लागू किया गया, भारत में रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, बताइए आप लोग। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट आया कब है। रॉलेट एक्ट इसका अध्यक्ष कौन था, हेड, इसका अध्यक्ष कौन था, कोई बताएगा, बताओ जल्दी से। तो सर सिडनी रॉलेट थे। कौन थे, सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट क्या थे भैया, इसके अध्यक्ष थे। ये आपको क्या करना है मेरे भाई, नोट कर लेना है, ठीक है। रॉलेट एक्ट हमारे भारत में आ जाता है कब, मार्च में, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट हमारे भारत में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब इस बात का पता चलेगा भारतीयों को कि अरे यार रॉलेट एक्ट में तो पूरे के पूरे गलत कानून हैं, तो भारतीय क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो भारतीय क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। जब भारतीय इसका विरोध करेंगे तो ही इसको क्या कहा जाएगा, रॉलेट एक्ट को ही कहा जाएगा मेरे भाई काला कानून कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, काला कानून कहा जाएगा, काला कानून कहा जाएगा, कानून, इसी को काला कानून कहा जाएगा। इसी को कहा जाएगा बिना अपील बिना वकील वाला कानून, बिना वकील वाला कानून भी कहा जाएगा, वकील, बिना वकील वाला कानून कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, बिना दलील वाला कानून भी कहा जाएगा, बिना दलील वाला कानून भी कहा जाएगा, दलील वाला कानून भी कहा जाएगा, ठीक है भाई। इसको इतने नामों से जाना गया रॉलेट एक्ट को, ठीक है। फिर इसी के कारण क्या होता है 13 अप्रैल, इसी के कारण 13 अप्रैल 1919 में क्या हो जाता है भैया, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इस बात को आप लोग सब लोग जानते हैं। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर का बाग, वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा मेरे भाई, और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। यानी 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट लागू किया गया। क्लियर है भाई, 1919 में, 1920 नहीं लगाएंगे, 1920 नहीं लगाएंगे आप लोग, ठीक है। इसका आंसर करो 17 नंबर। विद्युत मोटर में ऊर्जा का
रूपांतरण कैसे होता है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। जो विद्युत मोटर होती है वो क्या करती है, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इसका आंसर कीजिए आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि दाब की विमा क्या है, दाब, प्रेशर, ठीक है। दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो दाब की विमा क्या होती है भैया, एम L1 T-2, एम L1 T-2, ये क्या होती है, दाब की विमा होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। दिस इज क्लियर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है, बताओ जल्दी से आप लोग, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है। क्लियर है भाई, चलो जी। यदि आप कहोगे कि सर हमें दाब की विमा निकालना सिखा दो, आप निकालना, हम आपको बताते हैं। देखो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यहां आप लोग इसको अभी क्या कर दो, हटा दो बिल्कुल। आप सोचो कि हम ये जानते ही नहीं है, आप ये सोचो कि हम ये क्या करते हैं, जानते ही नहीं है, ठीक है। इसकी विमा कैसे निकलेगी, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल, बल की विमा क्या होती है, MLT-2, MLT-2। क्षेत्रफल को हम लोग किसमें, एरिया को हम लोग मीटर में मापते हैं, मीटर की विमा L होती है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर होता है। यानी क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, L स्क्वायर हो जाएगी। दिस इज क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है, यहां पे एक L है, यहां पे दो L है। तो आप क्या करो, एक L से एक L को काट दो, ठीक है भैया। ऊपर क्या बच गया, MT-2, नीचे क्या बच गया, L बच गया। इतना बच गया अपना शेष, ठीक है। अब यदि इस L को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ML-1 T-2। दिस इज क्लियर, आया समझ में। आंसर सी इस प्रकार से निकाली जाती है, तो सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, इसका आंसर करो। डायोड बल्ब के खोजकर्ता कौन है, डायोड बल्ब, डायोड बल्ब की खोजकर्ता कौन है। आप लोग डायोड बल्बों के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये देखो, ये क्या है, आपके डायोड बल्ब हैं, ठीक है। लेकिन इस बल्ब के बारे में भी जानते होंगे। इस बल्ब की खोज किसने की, थॉमस एल्वा एडिसन ने की। किसने की, थॉमस एल्वा एडिसन ने की। लेकिन जो डायोड बल्ब है इसकी खोज किसने की, तो J.S. फ्लेमिंग ने। किसने, J.S. फ्लेमिंग ने। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। चलो भाई, हम लोग बात करते हैं जो आपका ये बल्ब है, बल्ब, इसका जो फिलामेंट होता है ये किस धातु का बना होता है, बता फटाफट से आप लोग बनाओ, किस धातु का बना होता है, ठीक है। इसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस भरी होती है, गैस, तो आप कहोगे भैया आर्गन गैस भरी होती है, आर्गन, बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। या कोई भी अक्रिय गैस भर सकते हैं, अक्रिय जो अच्छी हो, ठीक है, ज्वलनशील हो, अक्रिय, अक्रिय गैस हम इसमें क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। या कोई भी नोबल गैस भर सकते हैं, नोबल, नोबल गैसेस भर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं को चमकीली गैसें कहा जाता है। ये जो धातु होता है ये टंगस्टन का होता है, टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन धातु का होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आंसर क्या लगा देंगे आप लोग, ए ऑप्शन लगा देंगे, ए आंसर, ठीक है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। कह रहा है शराब का पीएच मान क्या होता है, शराब, शराब का पीएच मान क्या होता है।
ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20, शराब का पीएच मान आपको क्या करना है, बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है और यही आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है भाई, चलो जी। तो लास्ट में हम आपको एक बार और बताएंगे कि देखो हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी के लिए हमारा वही फौजी 2.0 बैच चलाया गया है। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए हमारे पास 4 किताबें हैं, चारों किताबों का कॉम्बो भी मिल जाएगा आपको 539 रुपये में। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप डी के लिए भैया हमारा श्योर सिलेक्शन बैच चलाया गया है, बहुत ही धांसू बैच चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, एनटीपीसी के लिए हमारा तेजस बैच चलाया गया है, बहुत ही बढ़िया बैच चलाया गया है तेजस बैच। ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के लिए हमारा भाई संकल्प 3.0 बैच चलाया गया है, बहुत ही बढ़िया, 499 का। ठीक है, एमटीएस के लिए, स्पेशल एमटीएस के लिए मुक्ति बैच चलाया गया है 399 का, बहुत ही बढ़िया बैच चलाया गया है। तो इन बैचेस में से आप लोग किसी भी कोर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, केवल 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बकाया कल से धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।